नहीं, जीबी रोड तो रेड लाइट एरिया हो गया। यहाँ तो वो सब सब बदहाली की मारी, मजबूरी की मारी वो तो औरतें मजबूरी हैं। वाली। उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो हर किसी की नज़रों का शिकार हैं, हर किसी के ज़्यादतियों का शिकार हैं, उनकी तो बात ही नहीं हम करते। और अच्छी औरतें नहीं हैं, बस ये हमें जवाब मिला कि वहाँ अच्छी औरतें नहीं हैं। करने लगे। पहला केस कैसा रहा आपका? और अब वो 15 साल की हो गई है, अगले साल उसको धंधे में डाल दिया जाएगा। मैं उससे पहले या तो मर जाऊँगी या उसे मार दूँगी, मुझे निकाल दो। मतलब कैसा दिखता है ये रेड लाइट एरियाज होता है? इतना जीना है कि एक आदमी चढ़ और एक उतर नहीं सकता। अच्छा, ऐसे होते हैं? बिल्कुल, इतना सा जीना होता है कि जिसमें से एक आदमी अगर उतर रहा है, दूसरा खड़ा रहेगा। क्योंकि जो उनके साथ किया, वो उनके अपनों ने तो किया। हाँ, बड़ा बड़ा जो मिल भी नहीं रही है, मिल नहीं रही, अब तक नहीं मिली है। मिल नहीं रही हैं। बाहर की दुनिया बस इतनी सीमित है कि वो खिड़की पे खड़ी हैं, जो नीचे देख रही हैं, बस वो दुनिया। कि वो अंदर कस्टमर हो तो लड़की को कुछ लेके भेजा जाए, ये लेके चले जाओ, प्रोटेक्शन दे दो। तो इतने लोग आते हैं एक लड़की के पास। और समय नहीं है, कभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, और कोई सफाई नहीं है, हाइजीनिक कोई तरीका नहीं है। मुगलों का ज़माना आया तो इनको तवायफ नाम दे दिया, उसके बाद में ये अंग्रेज़ों का आया तो फिर ये सेक्स वर्कर कहना शुरू कर दिया। तो इसमें आपकी पुलिस वाले या फिर सरकार मदद करती होगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये इतने, मैं लगभग 200 पॉडकास्ट हो गए किसी सरकारी अधिकारी के या उसके नज़रों में नहीं आया कभी। हमारे इंडिया में और दुनिया भर में लाखों लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होती हैं और उनमें से हज़ारों लड़कियां जो है रेड लाइट एरियाज़ में पहुंच जाती है। लेकिन ये जो रेड लाइट एरियाज़ है और सेक्स वर्कर हैं, स्पा सेंटर्स है, इनके पीछे की जो सच्चाई है, काली अंधेरी रातों में इनमें क्या होता है और कैसे दिखते हैं रेड लाइट एरियाज़, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और क्या मजबूरी रहती है उन लड़कियों की और कैसे वो सेल की जाती हैं, कहाँ से वो लाई जाती हैं। और लेकिन इन चीज़ों को, इनसे हटके भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन लड़कियों को बचाते हैं, उनको रेस्क्यू करके एक नया जीवन प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम अतुल शर्मा है, जिनको लगभग 31 से 32 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने लगभग 600 प्लस केसेस है जो सॉल्व किए हैं, 600 प्लस लड़कियों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से भी आपके साथ थैंक यू, बैठ के। थैंक यू। सो मैम, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लगभग 31-32 सालों का। तो आप जब एक लड़की थे तभी आपने ये स्टार्ट किया, मतलब एक लड़की ने दूसरी लड़की को बचाने का ठान लिया। तो क्या पॉइंट ऐसा, क्या स्पेशल पॉइंट रहा जब आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है? एक्चुअली मैं मतलब सोचा तो कभी था ही नहीं हुँ, कि करना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि 40 साल पहले कौन ये बात सोचता है हाँ, बिल्कुल। ना? तो लेकिन कुछ चूँकि मेरा घर जो मायका है, हुँ, वो रेड लाइट एरिया से बहुत नज़दीक है, मात्र अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे है। हाँ, ऐसे समझिए कि बीच में एक आड़ी सड़क है बस। हाँ। आड़ी सड़क पार करो तो ये एरिया शुरू हो जाता है, उधर तो फिर सामान्य है, तो बसाहट आना-जाना है। मतलब रहता होगा नहीं, उसके वही अंदर से? रास्ता था एकमात्र, वही रास्ता क्योंकि था एकदम? हमारा शहर ही 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ शहर है। आज तो हाँ, आउटर बस गया, लेकिन वो मेन और कबाड़ी बाज़ार इस तरह से बनाया हुआ है कि किसी भी दरवाज़े से आप आओ, तो हुँ, कबाड़ी बाज़ार को क्रॉस करेंगे आप। हुँ, तो वहाँ से जाना ही था। और 4 साल की उम्र से हिदायतें थी कि अब स्कूल में एडमिशन के साथ, तब नर्सरी केजी तो होती नहीं थी, सीधे हुँ। फर्स्ट में हाँ, होते थे, बिल्कुल। कि ऊपर नहीं देखना। हाँ, उस हिदायत ने भी थोड़ा-सा उकसाया, क्यों नहीं देखना? हाँ, पूछें तो डाँट पड़ती थी, यही बात पूछती रहती है, क्यों नहीं जाना है? और अच्छी औरतें नहीं हैं, बस ये हमें जवाब मिला कि हुँ, वहाँ अच्छी औरतें नहीं हैं। फिर ये कि मैंने कहा क्यों अच्छी औरतें नहीं हैं, तो ये कह देना कि वो नाचती गाती हैं, हुँ, दूसरे आदमियों के सामने नाचती गाती हैं, हुँ, जो नहीं करना चाहिए। कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी कोई ताकत है दृश्य में, बहुत नास्तिक हूँ बिल्कुल एकदम, मुश्किल से कभी दिया बत्ती हो पाती है। तो ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत आस्था थी और इसलिए ये सोचा, लेकिन कोई ताकत ऐसी थी कि जो खींच-खींच के वहाँ ले जाती रही। हुँ, 8वीं क्लास में आए तो एक लड़की हमारे साथ पढ़ने वाली हुँ, हमको वहाँ से उतरते हुए मिल गई। हुँ। हालाँकि बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि अच्छा, धीरे-धीरे समझ में आने लगा था। 8वीं क्लास में आपके साथ हाँ, पढ़ने वाली? मतलब हाँ, इतनी छोटी लड़की? इतनी छोटी, तो वहाँ से उतर रही थी। हुँ, तो पहचान भी इसलिए हो गई, बैक बेंचर थी, लेकिन कोई हमारी मित्र तो थी नहीं। हुँ, पर वो पैर उसका ख़राब था, हुँ, बैसाखी से चलती थी। तो मैंने जब उसको 2-4 दिन, उस दिन तो वो नहीं आई, वापस चली गई देख के हमें ऊपर। लेकिन फिर जब आई तो मैंने फिर पूछा उसको कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं वो ख़राब औरतें रहती हैं। हुँ, तो वो जैसे तैयार थी इस बात के लिए कि ये पूछेगी तो है, एक ना एक दिन इसने मुझे देखा है। तो उसने सीधे से जवाब दिया कि
उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। हम्म, और मेरा ये अच्छा भाग्य है कि मैं बदसूरत हूँ, पैर से लंगड़ी हूँ, मुझे पोलियो है बचपन से, तो मैं उस काम के लायक नहीं जो मेरी माँ करती है। अच्छा, मतलब बदसूरत को हाँ, काम के नहीं लायक वहाँ भी तो नहीं है ही समझते नहीं हैं। वो। और इसीलिए मुझे ये मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं बदसूरत हूँ और काली भी हूँ, लंगड़ी भी हूँ, तो मुझे पढ़ने का मौका मिला। हम्म, कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया इतनी कम उम्र में। बहुत अर्ली एज में हम 8वीं में थे, जल्दी-जल्दी क्लासेस व्लासेस आगे करा के। फिर छूट हो गई कुछ समय की कि कुछ बात ही नहीं चली, कोई आया नहीं जीवन में ऐसा। फिर वो ज़माना ऐसा ही था कि अर्ली एज में शादियाँ-वादियाँ हो जाती थी। बिल्कुल। हमारा थोड़ा-सा विद्रोही स्वभाव था शुरू से, तो हमने मतलब मात्र 16 साल की उम्र में सोच लिया कि हमें इस बंदे से शादी करनी हाँ, है। लव मैरिज हमारी है। अच्छा। उस ज़माने में लव मैरिज आप इमेजिन कर सकते हाँ, हैं कि इस कितना। ज़माने में भी मुश्किल है थोड़ा-सा लेकिन अब तो और विशेषकर हम जिस आज से 40 साल जाति पहले, से हम बिलोंग इतने करते 50 हैं, साल पहले, हाँ। बेसिकली मैं मतलब त्यागी हूँ। हुँ, तो और फिर हालांकि त्यागी और पंडित एक ही हैं, पर उस ज़माने में नहीं मान रहे थे। हुँ, तो मानते हैं, अब तो कर भी देते हैं, लेकिन अ, हमको अल्टीमेटली ये कह के विदा कर दिया गया घर से, शादी कर दी गई कि सारी ज़िंदगी पंडितों के बर्तन मांजेगी। हुँ, ये कह के मतलब छुटकारा जैसे दे दिया, अकेली में लड़की कई पीढ़ियों के हाँ, बाद, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं मान रही है तो कर दो शादी, कोई रोकने की ज़रूरत नहीं। मतलब घरवालों का मन तो नहीं था ना, उनका। ना, कैसा भी नहीं था। तो लेकिन जैसे वो फिर आगे की हमारी भूमिका हो रही थी तय। हुँ, जल्दी-जल्दी 2 बच्चे हुए हुँ, और हमारी 18 साल की उम्र मात्र थी, तो हमारे पड़ोस में फिर कोई महिला रहने आई। हुँ, मेरा बच्चा छोटा-सा था, हुँ, 1 महीने का। तो अभी मेरा बहुत बाहर निकलना नहीं था, क्योंकि पहले ज़माने ये थे कि अंदर से सौड़ में से नहीं निकलेंगी महिलाएँ, तो वो घरों में झाड़ू पोछा करती थी, हालाँकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसको सूट नहीं करती थी वो बात। हुँ, बड़ी खूबसूरत सी महिला, लंबी चौड़ी, सुंदर सी। तो लेकिन फिर भी चलो अपने आजीविका के लिए कर रही थी, तो मेरे बच्चे को भी खिलाती थी। हुँ, मुझे थोड़ा-सा ये अच्छा लगने लगा कि चलो सब कर रही है, मैं छुटकारा हो गया, इतनी छोटी उम्र है। बिल्कुल। तेल लगाना, नहलाना-धुलाना सब उसका काम हो गया था। खुद से ही उसको, मेरे बच्चे को गोविंदा बुलाने लगी थी। हुँ, तो ये तो लेकिन फिर वो थोड़ा-सा आपसदारी हुई, बैठ के बातचीत होती रही। मेरी जॉइंट फैमिली है, आज भी है, जॉइंट हुँ, फैमिली है। तो फिर उसने कहा कि मुझे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हुँ, उसने जो बताया वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उसने बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ हुँ, और 7-8 साल की उम्र में पापा की किसी रंजिश में मुझे उठा के बेच दिया गया बाज़ार में। तो उसने किसी बाज़ार का नाम नहीं लिया, उसने अच्छा। कहा बाज़ार में। तो मेरी सोच हुँ, केवल इतनी थी कि कबाड़ी बाज़ार में, जो मेरठ का कबाड़ी बाज़ार बाज़ार है, में, हाँ। वहाँ का है। क्योंकि ना तब अखबारों में ये बात होती थी हुँ, और टीवी तो थे नहीं, लेकिन ना इस पे बात होती थी। तो मैंने कहा फिर? बोली फिर तो बस इतना कि कोई आता रहा हमारे यहाँ, मैं हुँ, उसको चाचा जी कहती थी, मेरे गाँव का था। हुँ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे निकाल दो यहाँ से चाचा जी। चाचा जी आते रहे, देह धर्म निभाते रहे और कहते रहे कि हाँ निकालेंगे। हाँ। मतलब बेटी का नाता होते हुए भी उन्होंने कभी अच्छा, उसके मतलब साथ वो भी फ़ायदा उठाने लग गए थे। फ़ायदा। फिर कहा उन्होंने एक दिन कि कल सुबह 4 बजे तुम निकल आना और पैसा-वैसा जेवर-वेवर सब लेके आना, हुँ, क्योंकि बाहर तुम्हें सर्वाइवल की भी दिक्कत होगी और मैं रख ले चलूँगा तुम्हें। वो लगभग 60 के होने जा रहे होंगे उस समय, क्योंकि हाँ, रिटायरमेंट के नज़दीक थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। हुँ, वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके मेरठ ले आए। हुँ, यहाँ लाके उन्होंने 2-4 महीने में उसका सब जो भी पैसा, ज़ेवर, उसके लड़के आए, कभी उसकी बीवी आए, पीटे, मारे और सब छीन-छान के ले गए। और उसके बाद ये इस बदहाली में, लेकिन इसने ठान लिया कि मुझे वहाँ नहीं जाना। हुँ, तो इसलिए बर्तन मांज रही थी। एक वहाँ पास में ही फैक्ट्री थी छोटी-सी, नमकीन का कारखाना था। उसमें काम करती थी और हुँ, वहीं पे वो बर्तन मांजना, खाना भी वहीं मिल जाता था, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं था हुँ, कहने के लिए। और जो पैसे मिलते उससे वो किराया दे देती थी, बस इतना भर था उसकी ज़िंदगी। फिर उसने एक बड़ी अजीब-सी डिमांड रख दी कि मुझे मेरे घर मिलवा सकती हो एक बार। हुँ, मेरी इतनी कम उम्र थी, शायद सोचने समझने की शक्ति। आजकल के तो बच्चे 18 साल में बहुत बोल्ड हो जाते हैं, हाँ, और उस ज़माने में कहाँ उस इतना। ज़माने और में ऊपर से तो हमने ऐसी खुराफात कर रखी थी कि ये शादी की थी तो हम तो दोनों तरफ से बहुत दबे हुए थे। हाँ, बिल्कुल। मायके से भी दबे थे, ससुराल में भी ये डर हमेशा अपने आप को साबित कैसे करना है कि भाई हम हुँ, अच्छी बहू हैं, बड़ी घर के सबसे। यही बहुत था कि उन्होंने हमें पढ़ने की इजाज़त दे रखी थी, तो हम साथ-साथ हुँ, ही दोनों पढ़ रहे थे।
तो मैंने एक दिन इनको कहा अपने हस्बैंड को कि इसको घर, ये नहीं बताया कि ये ऐसे है, लेकिन इसको इसके घर ले चलें। उन्होंने भी थोड़ी बहुत नानू करके बाद अपने पापा को कन्विंस किया, अच्छा चलो भाई किसी का घर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेके हम चले गए। हमारी गलती ये है कि हमने बताया नहीं कि ये रेड लाइट एरिया में थी कहीं। वहाँ पहुँचे, वो खबर पहले से पहुँच चुकी थी कि वो वहाँ थी, क्योंकि वो सज्जन जो उसके पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा भी वहाँ थी, वहाँ से मैंने निकाल दी है, अब वो रह रही है कहीं, आना आना नहीं चाहती यहाँ पे, ऐसा करके उन्होंने अपनी सफाई दे दी। तो जैसे ही खबर गई हमने कहा कि भाई हमें उनसे मिलना है बाहरी किसी से, तो उन्होंने कहा यहीं रुको, जाना नहीं है और पंचायत घर पे आ जाओ। तो हम पंचायत घर पर ले गए, हमें मतलब प्रधान जी के यहाँ ले गए। वहीं पे ही वो आए, बिल्कुल दिख रहा था कि माँ बाप इनके ही हैं, एकदम हूबहू शक्ल सूरत, गोरे चिट्टे ऐसे लंबे चौड़े, और 2 बच्चे और थे उनके साथ, टीनेजर, जो शायद उनके बाद पैदा हुए। अच्छा। जब वो चली गई थी तो बिल्कुल बहन से सूरत मिल रही थी उनकी। बड़ा रोना धोना हुआ, सब चीज़ हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है, और उन्होंने, दोनों ने, माँ बाप ने उससे निगाह फेर ली, एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको। कि जी रख नहीं पाएंगे। तो हमने, मेरा जैसे जिद्दी स्वभाव था, तो मैंने कहा क्यों नहीं रख पाएंगे, ये खुद से थोड़ी चली गई, और इसको तो आप ही के काम ने नुकसान पहुंचाया, कि आपने किसी का बुरा किया है, अच्छा किया पता नहीं, लेकिन इसको उठा के ले गए, ये तो हमारे पास थी तब से, बच्ची थी तब तो। हाँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप, मैंने कहा कहना सब जगह कि नहीं, वो आदमी तो सारे में फैला चुका है कि भाई ये ऐसे ऐसे बाजार में है, हम तो रख ही नहीं सकेंगे। बात भी उनकी कहीं हद तक उस ज़माने में जायज़ थी, क्योंकि वो बात पूरे गांव को पता थी कि ऐसे है। फिर वो आ गए घर, तो बस हमें तो लग रहा था कि भाई आज हमारा घर तो बिगड़ गया, हमें तो ये हमारे बच्चों से तो उठा के हमारे मायके फेंक देंगे, वहाँ हम सारी ज़िंदगी ताने खाएंगे, की तो थी तुमने शादी, भेज दिया इन्होंने। और यहाँ भी बहुत, इनके साथ भी काफ़ी होगा, हमारे हस्बैंड के भी, लेकिन वो समझदार थी। हमें जितना डर लग रहा था, जितनी बातें, क्योंकि पूरे रास्ते इतना महाभारत हुआ, इतना हमको सबको इनडायरेक्टली हमें, लेकिन डायरेक्टली हमारे हस्बैंड को सुनाया गया कि ये करवा दिया हमसे, और ये ऐसी औरत है, इसको लेके चल दिए, कोई इज्जत बेइज्जती का पता नहीं है, तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम सब उल्टे उल्टे काम करोगे, तो ऐसे सब करके कहा जा रहा था। उनको समझ में आ गया था, लेकिन घर आने में जैसे ही हम अपने घर गए, वो अपने कमरे पे चली गई, सामने ही था बिल्कुल। फिर वो निकल गई कहीं, सुबह देखा तो वो नहीं थी, मुझे लगा हमें सुकून हो गया कि चल छुटकारा हुआ, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। हमसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, ना हमने किसी से पूछा, कुछ हमारे बीच बात ही नहीं हुई किसी की। समय बीत गया, 1-1.5 साल बीत गया, भाई दूज का दिन था, और वो 1-1.5 साल बाद हमारे यहाँ आई, और अच्छे कपड़े पहन रखे थे, फल मिठाई विठाई काफ़ी सारा लेके आई, और उन्होंने आगे कहा कि मुझे इसको, गोविंदा को टीका करना है, भाइयों को तो नहीं कर सकी, आज भाई दूज है, मैं इसे टीका करूँगी। तो पता नहीं किस, क्या मेरी वो थी, मेरे मुँह से निकला कि पहले बताओ कि तुम कहाँ थी अब तक, और अब ये सब कपड़े और फल मिठाई कैसे आ गए तुम्हारे पास, कुछ नहीं था। तो बोली देखो, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो, और मेरा तो कोई ठोर ठिकाना था ही नहीं, मेरे जब घर वालों ने मुझे नहीं रखा, तो तुम्हारी वजह से यहाँ मैं रह नहीं सकती थी, तो मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई, वहीं वापस। हाँ, हमने सोचा ही कबाड़ी बाज़ार चली गई, फिर से बाज़ार का कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि वो कहाँ थी कहाँ नहीं। मैंने कहा उठाओ ये सब, चली जाओ, उससे पहले कि कोई देखे, नीचे थे सब लोग, मैं ऊपर थी, कि कोई देखे तो तुम जाओ। जैसे हम लोग बेसिकली देहात से गांव में रहते हैं, तो ऊपर का पोर्शन में रहती थी मैं, फिर आंगन आए, जीने से उतरो तो आंगन है, आंगन के बाद में दरवाज़ा जाके बड़ा सा आंगन, तो वो आंगन पार करके दरवाजे पे रुकी, मैं छत पे खड़ी थी, और उन्होंने फिर पलट के हमारी तरफ देखा, और जितने शिकायतें, जितना शिकवा था उन आँखों में आंसू भी थे, वो सब हम पे छूट गई। एक बार तो मन हुआ कि रोक लें, लेकिन वो इतने सामाजिक स्टिग्मा थे कि इतनी सारी चीज़ें थी, दायित्व भी थे कि हमारी ननद भी थी, एक 3 देवर थे, उनकी शादियां करनी थी, बहुत मुश्किल था कि अगर वो हमारे घर रहती, तो मैं नहीं रोक पाई। लेकिन ऐसे अजीब सा मन में दे गई, एक गिल्ट दे गई मेरे मन में। फिर बरसों बीत गए, हम सारे दायित्व से मुक्त हुए, सब जिम्मेदारियाँ, हमारी पढ़ाई लगभग पूरी हो रही थी, लॉ कर रही थी मैं,
फिर मेरे सास ससुर की पहले डेथ हुई, तो डेथ से पहले मेरे ससुर काफ़ी बीमार थे। उन्होंने इनसे कहा कि पता नहीं जैसे सब चीज़ें प्लान्ड थी ऊपर से, कि तुम गांव चले जाओ। और गांव हमारा ऐसे जैसे नोएडा में सब गांव बीच में आ गए, हाँ, तो ऐसे हाँ। मेरठ के बीच में ही आ रहे। लेकिन तब तो बहुत दूर लगता था, 3 किलोमीटर भी ऐसा लगता था कहाँ जा रहे हैं। लाइट नहीं, पानी नहीं, कोई मतलब जैसे गांव होते हैं ऐसे होते हैं। गांव चले जाओ, खेती संभालने वाला कोई नहीं होगा फिर, ठीक खासी खेती है हमारी। तो वो बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने बिना कुछ कहे कहा कि सामान बांधो और गाँव चलते हैं। गांव चले गए। हम गांव चले गए, और वो मुझे आज लगता है जाके कि वो शायद ऊपर वाले ने तय कर दिया था कि तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे तो तुम काम कर पाओगी। समय बीता, 10 साल हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे। फिर मैंने इसे और सब दायित्व सब चीज़ें हो गई, वो भी नहीं रहे जिनका डर था। तो मैंने एक दिन इनसे यूँ ही पूछा कि मैं उसको ढूंढ लूँ। मन में तो था हमेशा से। कि मैं उसको ढूंढ लूँ। अच्छा, जैसे इनके भी मन में कहीं था, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि किसको ढूंढना है, किसकी बात कर रही है, कुछ नहीं पूछा। तो बस इन्होंने हंस के इतना कहा कि हाँ ढूंढ लो, लेकिन शर्त एक है कि अगर वहाँ गाली खाई, मारपीट हुई तुम्हारे साथ, किसी ने बदतमीजी की, तो यहाँ के रोगी नहीं, और दोबारा जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा चलो डन पक्का। और सच तो यह है कि हम तो कभी जैसे वापस आए ही नहीं फिर। बस 94 की ये बात थी, और 94 के बाद कभी लौटे ही नहीं, जैसे सब कुछ वहीं रह गया। कोई पता नहीं था संस्था क्या होती। 96 में हमारे एक मम्मी ससुर थे, उन्होंने कहा बेटा ऐसे कब तक तू जाती रहेगी, मुझे लग रहा है तुझे जाना ही है वहाँ, मैं एक संस्था तेरी बनाता हूँ, रजिस्टर कराता हूँ। हमको नहीं पता संस्था क्या होती है। तो बोले कि वो ऐसा करो, मैं कुछ लोगों का वो करके नाम वाम तुम्हें देता हूँ, और कुछ कार्ड छपवा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत है तो कार्ड दिखा देना तो ऑथेंटिक हो जाएगा। बस फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, तो हम कभी लौटे ही नहीं वापस। बाजार फिर करने लगे। पहला केस कैसा रहा आपका? पहला तो 96 में हमें एक महिला थी, वो भी मतलब होंगी 35 साल के करीब की, जब हमारी भी 28-29 साल की उम्र थी उस समय। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी आती रहोगी। मैंने कहा बच्चे पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हारे, बच्चों को खामखा बैठ जाती थी, मेरा पढ़ाने से कुछ लेना देना नहीं, किस बहाने जाऊँ, कैसे जाऊँ। अच्छा, मतलब कैसे ये रेस्क्यू जो है आप कैसे करते थे, किस तरह से करते थे? नहीं, पहले हमें तो पता ही नहीं था रेस्क्यू भी कुछ होगा। अच्छा। ये भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे कोई लड़की, बस आपको हम तो इतना है केवल कि उसको निकालना ढूंढने है। गए। हाँ। हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब केवल ये था कि हम उसको ढूंढ पाए, उसको ढूंढे। जिसको हमने। तो हर कमरे पे जाना हमारे लिए ये इसलिए मुफीद था कि हम बच्चों के नाम पे जाएं, क्योंकि वो एक दूसरे के बच्चे दूसरे के यहाँ नहीं बुलाती हैं। ये तुम्हें अगर उसके बच्चे पढ़ाने उसके यहाँ जाओ, मेरे बच्चे पढ़ाने मेरे यहाँ। तो मुझे तो चाहिए था कि मैं इस बहाने सब जगह जा सकूँ। हाँ। तो 2 साल में धीरे धीरे सब चीज़ें फेमिलियर हो गई कि भाई ये तो बच्चों को पढ़ाने आती है, इस समय कोई नुकसान नहीं है। हाँ। 96 में मुझे एक उस लड़की ने कहा, 35 साल के करीब की थी, कि ऐसे ही। मैंने कहा बच्चे तो पढ़ा रही हूँ। वो कहाँ पढ़ रहे हैं, ये नीचे जाते हैं लड़के, तुम्हारे जाते ही वो कस्टमर बुला कर लाते हैं अपनी माँ के लिए, बहन के लिए। लड़की हैं वो अंदर जाके उनको सामान देने भेजा जाता है, ताकि वो ट्रेनिंग हो जाए उनकी इनडायरेक्ट। उसकी बातचीत से मुझे लगा कि ये पढ़ी लिखी है। मैंने 12th पास किया और टाइपिंग सीखी। तो मैंने कहा फिर बताओ कैसे, तो मुझे निकाल दो। और मैंने कहा तुम तो पूरा दिन बाजार में घूमती हो, तुमको क्या निकालना। हाँ, बोली आपने नहीं। सोचा कि वैसे ही निकल, हाँ, ये तो निकल सकती है मैंने यहाँ से। बोली नहीं, मेरी बेटी इनके पास है, और अब वो 15 साल की हो गई है, अगले साल उसको धंधे में डाल दिया जाएगा। मैं उससे पहले या तो मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी, मुझे निकाल दो। मैंने कहा कैसे, ये भी तुम बता दो, मुझे तो पता नहीं मैं कैसे निकालूं, मैं लेके जाऊंगी तो ये मुझे मार देंगी यहीं। तो उनका ऐसा करो कि अब मेरे पे विश्वास है ना, क्योंकि मेरी तो लड़की इतनी बड़ी यहाँ पे होगी, कोई बंदा भेजो जो मुझे रात भर के लिए हायर कर ले, 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब सोचिए उस समय हाथी का पाँव था, 1000 रुपये। पढ़ने वाले हम, पढ़ने वाले वो, और हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम केवल खेती के नाम पे, और जो सबको भी जानी थी पर फैमिली जो मेरा एडवीरा रही है उनको भी, खुद भी, और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा सब था, बच्चों की पढ़ाई का भी था। मैंने कहा चलो 1000 करेंगे सबसे, जो हमारे 1-2 लोग जुड़े, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात की। मैंने कहा सर एक लड़की को निकालना है। तो उनका चलिए अच्छी बात है, निकालिए, हम साथ हैं आपके। क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो
ये तय हुआ, क्योंकि लड़की बहुत दूर थी, राजस्थान में थी कहीं, ये तय हुआ कि रात भर के लिए लड़की निकाली जाएगी, वहाँ से लाई जाएगी, और रात में ही कोई बंदा यहाँ वहाँ से लेके दिन में चला जाएगा लड़की को लेने। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो गई है, लड़की उसको हैंडओवर की जाएगी और वो रात भर चलेगा बाई रोड, क्योंकि अलग अलग जगह से आना है उसको। सीधा आएगा तो कहीं ना कहीं उस पर अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो किधर किधर से आएगा, चाहे आगरा मथुरा होता है, भरतपुर होता है, कैसे भी होता हुआ है, लेकिन वो आएगा। मोबाइल पे तो कोई कम्युनिकेशन था नहीं, बस हो गया कि अब चल रहे। हमने लड़की शाम को बुला ली और पूरी रात हम लोग सरकारी दफ्तर में ऐसे ही बैठे रहे कि जैसे मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इसमें कुछ कहीं था ही नहीं, कोई एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन रही थी। 6 बज गए सुबह के ऐसे बैठे हुए। उस समय अधिकारी भी सब अच्छे हुआ करते थे, तो वो बैठ के बस हमें ये दिलासा देते रहे कि आप निश्चिंत रहिए, लड़की ज़रूर आएगी और आपने ये नेक काम किया है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। 6 बजे उस लड़की ने बवाल काट दिया, बोली मैं जाऊंगी वापस, वरना मेरी लड़की को रास्ते में मार देंगे। 6 बजे तक का मेरा यहाँ कमिटमेंट है और मैं रुक नहीं पाऊंगी। बहुत हम समझा रहे, अधिकारी लोग भी समझा रहे। फिर इतने में वहाँ से कुछ खबरें आना शुरू हुई कि जो बंदा ले गया उसकी आईडी जमा हुई, लाइसेंस जमा हुआ था, तो आधार तो थे नहीं, कुछ वोटर कार्ड बनने शुरू हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कि मुकदमा लिख रहे हैं उसके खिलाफ। मैं और घबरा गई, मैंने कहा वो भी बेचारा रोने को तैयार, बोले मेरे घर वाले निकाल देंगे मुझे। कि तू एक औरत को लाया रात को वहाँ से। और जिस शहर में ये बाजार होते हैं, उन शहरों के जो छोटे शहर हैं, उन शहरों के लोग ऐसे भी घबराए रहते हैं कि कहीं कोई दाग ना लग जाए, कि उधर को निकलोगे तो ये सब। फिर अधिकारी थे एक बड़े सुलझे हुए, तो उन्होंने कहा गजब बात करती हैं आप इस क्षेत्र में जा रही हैं, काम कर रही हैं, हम तो आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आपको इतना नहीं पता हम यहाँ बैठे, वहाँ मुकदमा कौन लिख देगा? और हाँ, मेरे तो आँख खुली, मैंने कहा ये बात तो सही है। बोले सबको पता है, पूरे मेरठ को इस समय पता है कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वो साइलेंट मोड पे हो रहा है, आप शांत रहो, लड़की आ जाएगी। उससे भी कहा कि तुम चुपचाप बैठो, तुम अब कभी वापस नहीं जाओगे और तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होगा, बेफिक्र। 7 बजे अल्टीमेटली वो बच्ची को लेके आया और तब मुझे पहली बार लगा कि एक्चुअली मुझे तो ये करना है। जो अपराध किया मैंने, उसकी भरपाई केवल ये बात कर सकती है कि मैं उस जैसी और लड़कियों को निकाल सकूं। और बस। तो वहाँ से वो आपने निकाला। मतलब कैसा दिखता है ये रेड लाइट एरियाज होता है, किस तरह से, और पीछे कौन होता है इनके? देखिए, पीछे होने को तो पीछे की कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। जिसको दिखे कि ये चीज़ यहाँ पे मुफीद तरीके से मिल रही है, वो उसमें शामिल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे अब मेरे शहर में अगर कोई लड़की घबराई हुई दिखे और वो किसी रिक्शे वाले से कहे भैया मुझे कोई जगह बता दो ऐसी जहाँ पे मैं आज रात काट सकूँ या दिन में कहीं रह सकूँ, वो सीधा कबड्डी बाजार लेके आएगा। तो उससे किराया भी नहीं लेगा कि तुम किसी भी कमरे पे चली जाओ और कल जहाँ जाना हो मैं छोड़ दूंगा, आज तुम यहाँ पे रह जाओ, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। और बच्ची एक बार चढ़ी तो वापस तो लौटी नहीं कभी। अच्छा। वो अपने हिस्से का पैसा लेके चला जाएगा। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ये तो कई तरीके हैं फंसाने के कि भाई काम के नाम पे है, रोज़ी के नाम पे हैं, और आपके प्रेम में ख़ास तौर पे फंसा के ले आओ किसी को भी। तो इस तरह के उल्लाए जाते हैं। तो अब तो आपको इतने साल हो गए काम करते हुए, तो कितनी दिक्कतें भी आती होगी, बहुत सारी परेशानियां। हमें तो देखिए अभी तो ये हमारा रिसेंट है, ये जो सब अभी तो 1 महीना हुआ है, आँख फूटते फूटते बची है सारी। बहुत बुरा हाल था उस समय। तो मारपीट भी होती रहती है? हाँ आपके साथ भी? नहीं, मेरे तो पैर वो तो लग जाते, मेरे ऊपर तो पूरा गाड़ी चढ़ा दी थी, सब टूटे हुए। अच्छा। रॉड हैं पैरों में। कौन होते हैं वो गाड़ी चढ़ाने वाले? देखिए पीम्स हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनका हित बंधा हुआ है वहाँ, जो उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं, ये उनके ऊपर हैं जो, तो वो तो करेंगे। अच्छा। वो नहीं करेंगे तो कैसे? उनको अगर सेफ नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? मैं बेशक उनके साथ कितना भी फैमिलियर होकर रहती हूँ, अपने यहाँ बुलाती भी हूँ, कोई फंक्शन होगा तो उसमें भी उनको मंच देती हूँ, मंच पे बिठाऊंगी उनको। परवाह नहीं मुझे कि कोई दूसरा नहीं बैठना चाहता, कोई अधिकारी हो या कोई भी हो साथ में नहीं बैठना चाहता तो मत बैठो। पर बात यह है कि वो विश्वास क्यों करें? क्योंकि जो उनके साथ किया वो उनके अपनों ने तो किया। कोई अपना ही जिसको वो प्यार करती हैं, वो कोई अपना जो उनके अड़ोस पड़ोस का था, जो काम के नाम पे उनकी पारिवारिक स्थिति सुधारना चाहता था, फिर किस पे भरोसा करें? हम पे क्यों करें? हम उनको क्या दे रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही तो कर रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई लड़की फंसी हुई है तो उसको और उल्टा निकाल रहे हैं, और जो उनका नुकसान है वो उनका बहुत बड़ा नुकसान है।
तो इसलिए मैं मतलब मैं उनको समझती नहीं हूँ कि भाई उनको दुख दे रहा, वो मुझे कुछ भी कर लें, मार भी दें तब भी मुझे कोई वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। तो ये तो एक ऐसा स्थिति है हमारी कि हम उनके बहुत नज़दीक भी हैं और बहुत दूर भी हैं। हाँ, लेकिन जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते रहते हैं कि लड़कियों को उठा के शेल कर दिया जाता है, हाँ, तो वो भी एक हिस्सा है नहीं इस चीज़ उठा का? के कैसे? मतलब जैसे किडनैप भी हो गया या फिर फंसा देखिए के भी अभी हो ये गया, छोटी बच्ची छोटी है, छोटी बच्चियों को भी। अभी छोटी क्या बच्ची है जो वो जो 2000 रियलिटी है वो वास्तव में भी है ऐसी जैसे मूवियों में दिखाते हैं? छोटी बच्ची को, बड़ी नहीं, बड़ी को कैसे उठाएंगे? छोटी बच्चियों की बात है। हाँ, अभी मेरे पास 2012 में एक लड़की गायब हुई है राजस्थान से, उसका भाई भी उस समय छोटा था, तो भाई अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने मुझसे संपर्क किया कैसे मेरी बहन खोजवा दो, तो उसने एक एआई से फ़ोटो बना के डाला कि अब ऐसी हो सकती है, लेकिन वो नहीं है उसका, क्योंकि वो इसमें 15 साल की दिख रही है, 2012 में गायब हुई है, 14 साल की तो तभी, और 4-5 साल की वो गायब हुई, तो वो तो नहीं, एआई परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मैंने उसको डाला है। कैसे पता भी नहीं लगता कि कहाँ बच्चा चला गया। ऐसे सुनते हैं हम जैसे हरियाणा में और रील्स वगैरह में आता रहता है और न्यूज़ भी देखते हैं कि लड़की खो गई है और घर वाले ढूंढ रहे हैं, अब तक नहीं मिली है। ये रिसेंटली 1-2 केस है जो मैंने बहुत देखे सारे हैं। मेरे तो भरा पड़ा ही है, भरा पड़ा जो मिल भी नहीं रही हैं, मिल नहीं रही है, जो अब तक नहीं मिली है वो। मिल नहीं रही हैं। और ऐसे भी हैं कि बिहार से हैं, एक लड़की गायब हुई है अभी, वो बिहार से मतलब पटना में रहते थे, पटना से चली, और क्या जगह है वो भी देख के बताऊँ, वहाँ के स्टेशन पे उतरी है और उसके बाद नहीं मिली। वो दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में कि वो बाहर तक गई है, लेकिन उसके बाद नहीं मिली वो आज तक। और 20-22 मतलब ऐसा साल क्या की। हो जाता है जो निकल नहीं पाती है वो वहाँ से? नहीं कैसे, मैं अभी यहाँ आपके साथ, अब 3 लोग, 2 लोग आप हैं, 1 मैं हूँ, और अब मैं कैसे दरवाजे से निकल जाऊँ? अगर आप नहीं निकलने देना चाहेंगी मुझे, तो मैं कैसे निकलूँगी? वो तो है। और वो तो ऐसा है कि बिल्कुल जीना एक है, इतना जीना है कि एक आदमी चढ़ और एक उतर नहीं सकता। अच्छा, ऐसे होते हैं वो? बिल्कुल इतना सा जीना होता है कि जिसमें से एक आदमी अगर उतर रहा है, दूसरा खड़ा रहेगा, अच्छा, तब जाएँगे। तो वो तो बनाया ही इस ढंग से, हर चीज़ जगह की तो मतलब बसाती वो है। वहीं रहते हैं, बाहर की दुनिया तो जैसे नहीं, छोटी। नहीं, बाहर की दुनिया बस इतनी सीमित है कि वो खिड़की पे खड़ी हैं, जो नीचे देख रही हैं, बस वो दुनिया है, तो और अब कुछ जैसे नहीं। छोटी बच्ची है उसको उस कमरे से बाहर ही नहीं आने देते हैं, तो मतलब उसको उसकी तो बाहर की दुनिया देखी नहीं हुई है कभी। ना, ना, वो तो जानती है बस यही है जो कुछ वो भी तो है। बस वो जानती है कि यही हाँ, दुनिया है। ये मेरी दुनिया है, बस इससे ज़्यादा का उसको कुछ क्योंकि बाहर का उसको देखना नहीं, उसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि वो अंदर कस्टमर हो तो लड़की को कुछ लेके भेजा जाए, ये लेके चले जाओ, प्रोटेक्शन दे दो कि ये दे आओ अंदर। धीरे-धीरे बच्चा समझने लगेगा क्या है ये। और अगर ये मतलब इतना ज़्यादा होता है जो सेक्स वर्कर हैं वो इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो इतने लोग आते हैं एक लड़की के पास, तो मतलब जो बीमारी है वो जो यौन से संबंधित बीमारियां हैं नहीं, वो भी अब होती होंगी। देखिए अभी तो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं होती, हम्म क्योंकि पिछले लगभग 20-21 साल हो गए, तब से तो हमने बहुत सख्ती कर दी थी हम्म कि आपको जितना चाहिए कंडोम्स का उतना हम इंतज़ाम करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लोग भी जुड़ते हैं, फिर एआरटी सेंटर्स हैं, वो लोग भी देते हैं। तो वो तो नहीं कि बस केवल यही ना कहने की उनको इजाज़त है कि कोई कस्टमर नहीं मान रहा है तो मना कर दो, जाओ, नहीं तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। तो लेकिन इससे तो बचे हुए हैं, लेकिन और सिफिलिस जैसे और बहुत सारे रोग हो जाते हैं, यौन रोग, कि गंदगी है, हम्म और समय नहीं है, मतलब एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, और कोई सफाई नहीं है, हाइजीनिक कोई तरीका नहीं है, हम्म तो दूसरी तरह की बीमारियां और बहुत हो जाती हैं, अक्सर टीबी हो जाती है। हाँ, इतने बंद अंधेरे सीलन भरे कमरों में रहते हुए गंदगी ऐसी बज जाती है कि आदमी 10 मिनट वहाँ रुक नहीं सकता, इस कदर गंदगी है। तो कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की, मतलब कैसे वो इतने छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं? अब देखिए ये तो राजऋषि इंद्र ने शुरू कर दिया था अपने दरबार में अप्सराएं नचा के, तो वो तो हमारी है। क्या हैसियत है, हम तो वही फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर से चला है। हम्म उसके बाद आ गई नीचे, तो अब नगर वधू हो गई, देवदासी हो गई, देवदासी के नाम पे, भगवान के नाम पे लड़कियों को समर्पित कर दिया जाए और वो पूरे मठाधीशों की सबकी भोग्या बन जाए। उसके बाद नगर वधू हो गई, नगर वधू अपने आप में साउंड करता है कि पूरे नगर की वधू है, किसी के लिए भी भोग्या है। फिर आप राज नर्तकियों की बात करते हैं, वो खाली नाच थोड़ी नहीं है, वो भी सब हो रहा था। तो ये तो देखिए, इसको कोई कहे आज हो गया कल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुगलों का ज़माना आया तो इनको तवायफ नाम दे दिया, उसके बाद में ये अंग्रेज़ों का आया तो फिर ये नाम दे दिया उनको, सेक्स वर्कर कहना शुरू कर दिया। और बाकी तो देखिए अब तो नए नए नाम चल गए हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं जो स्वेच्छा से हैं, और वाइफ स्वैपिंग जैसी हैं, जिगोलो जैसी चीज़ें हैं,
अब तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम्म। ये तो ज़बरदस्ती की शिकार हैं, ये तो उस बदहाली की हैं कि जहाँ आदमी को सांस ना लिया जाए, जहाँ खाना खाने को मन ना करे, कि रोटी भी अगर सामने रखिए तो उसका भी नहीं मन करे। हम्म। तो इसमें आपकी पुलिस वाले या फिर सरकार मदद करती होगी या नहीं करती है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये इतने, मैं लगभग 200 पॉडकास्ट हो गए हम्म। किसी सरकारी अधिकारी के या उसके नज़रों में नहीं आया कभी। हाँ ये बिल्कुल, तो है नहीं। ये और तो हम तो है। खुल के बोलते हैं, हम तो इतने इतने कहीं व्यूज़ आते हैं तो इतने वो तो आते हैं तो, होता ही और है। हम इतना वो भी नहीं करते। मैं तो किसी चीज़ को ढक के नहीं करती हूँ कभी भी, हम्म। जो है वो सामने है। तो ऐसा थोड़ी है हम्म। कोई। हाँ, इतना तो मेरे शहर में होने लगा है कि मसाज पार्लर्स में बहुत रेड होती हैं अब। जिम में अभी थोड़ा बहुत किया जा रहा है, अच्छा, जिम यूनिसेक्स में भी पार्लर्स। स्टार्ट कर दिया ये सब कुछ? हाँ, जिम के ज़रिए भी सब हो रहा है। मल्टीसेक्स में वो है, यूनिसेक्स पार्लर्स हैं, हम्म। मतलब जहाँ स्त्री पुरुष का दोनों का साथ में किया जा रहा है, तो उन जगह भी रेड हो रही हैं। अच्छा, मतलब कुछ रेड होटल्स लाइट हैं, एरियाज के अलावा भी कुछ एरिया अलावा ऐसे जो होते स्वेच्छा से कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से, हैं जो स्वेच्छा से करते हाँ, हैं जो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग है? हाँ। कुछ होटल्स में भी बहुत रेड हो रही हैं, हम्म। जिसका बहुत नाम बदनाम है, तो उसको भी फुल फोकस कर रही है। हम्म। अब बाकी जगह हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं जानती, और लेकिन अपने यहाँ तो मैं इतना कोशिश कर रही हूँ। और कुछ और परिवर्तन भी हैं कि जैसे जागरूक भी लोग हो रहे हैं। ये तो सब आप ही लोगों को धन्यवाद है इसका, तो कि आप लोगों के ज़रिए भी मैं 30-32 लड़कियाँ निकाल चुकी हूँ उसके बाद भी। अच्छा, मतलब हाँ, पॉडकास्ट के पॉडकास्ट के ज़रिए जरिए। जिन्होंने संपर्क किया मुझसे, हम्म। और एक लड़की ने खुद किया, हम्म। एक और लड़की ने खुद किया अभी, जिसको निकाला जिसमें चोट लगी मुझे, हम्म। उसने भी खुद ही किया। कि अब मोबाइल वोबाइल रखती हैं हम्म। कस्टमर्स के लिए, आउटगोइंग नहीं होती बस उसमें। अच्छा। तो उसने किसी कोई कस्टमर आया, उससे मोबाइल से मैसेज किया मुझे। तो ये मतलब जब हम दूसरी चीज़ों में और में आ गए हैं कि पूरा गुड़गांव में एमजी रोड भरा पड़ा है शाम होते ही, आप देखो अच्छा, जाके, शाम होते ही। आप तो गुड़गांव से आए हैं, मैं शाम तो को देखिए। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मोबाइल हाँ, वगैरह में देखते हैं, जीबी रोड नाम फेमस है। नहीं, जीबी रोड तो रेड लाइट एरिया हो गया। यहाँ तो वो सब सब बदहाली की मारी, मजबूरी की वो मारी तो औरतें हैं। मजबूरी वाले हैं। उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो हर किसी की नज़रों का शिकार हैं, हर किसी के ज़ातियों का शिकार हैं। उनकी तो बात ही नहीं हम करते। अच्छा, हम मतलब कह रहे हैं बस उनकी जो अपनी इच्छा से करते हैं जो वो। इच्छा से कर रहे हैं, जो लाखों रुपए ले रहे हैं। हमने एक वहाँ पुलिस वाले सज्जन खड़े थे, हम्म। पिकेट पे ड्यूटी थी उनकी, तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप इनको बिल्कुल नहीं कहते कि इतना भद्दा मेकअप करके, डार्क मेकअप करके और अधनंगे कपड़े पहन के यहाँ खड़ी हैं, हम्म। तो मेन रोड है ये, तो इस पर हम्म। आप थोड़ा सा कह। तो उन्होंने कहा जी हमें अपनी नौकरी बड़ी प्यारी है, घर चलाना है। अच्छा। क्योंकि इनके क्लाइंट्स में कब कोई नेता निकला है, कोई बड़ा हाँ। अधिकारी निकला है और हम पे सस्पेंशन की गाज गिर जाए, हम नहीं हम्म। करते। जो हो रहा है होने दो, समाज में जो बिगड़ रहा है बिगड़। वो तो क्यों ही फिर खतरा होता मोल ही लेगा। होता ही है। दिल्ली में जगह जगह खड़ी हैं लड़कियाँ, जितने जंगल जैसे हैं तो वहाँ पे झोंपड़ी जैसी डाली हुई है, गाड़ी आके रुकती है, एक औरत बाहर बैठी है, वो सौदा करती है, अंदर भेज देती है। हम्म। मेरठ जैसे शहर में पूरा बस अड्डे के सामने, दिल्ली बस अड्डे के सामने औरतें मुंह ढांक के खड़ी, औरतें मैं कह रही हूँ, लड़कियाँ नहीं कह रही हूँ मैं, और खड़ी हैं। मैं जानती हूँ कि ये औरतें हैं, और वो रोडवेज कर्मी भी परेशान है कि साहब इनसे छुटकारा दिलाओ, लेकिन उनसे कैसे दिलाएं? कानून तो कहता है कि जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, तो कैसे हम कुछ करें? और नहीं जो लड़कियां खुद निकलना चाहती है, आप उनको ही नहीं निकालते नहीं हो या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं। खुद कौन निकलना चाहती है, उनका किसकी उनको हैसियत है? मैनिपुलेट भी करते हो आप? हाँ, हाँ, उन्हीं को करते हैं। हमें बहुत समय लग जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 4,000 निकाली, 5,000 निकाली। नहीं भाई, मेरे पे तो नहीं निकली, क्योंकि मैं वो फ़ोकस करती हूँ कि पहले आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए, कि आई कॉन्टैक्ट मुझसे लड़की कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा। अगर मेरी बात सुनना चाह रही है तो भले ही एक पल के लिए देखे, फिर भले ही हटा ले, मेरे लिए सिग्नल होता है। या मैं कभी हल्के से छू के निकल जाऊँ, कभी ऐसे पास को करके अच्छा, मतलब थोड़ा एक सा। केस बताइए आप, किस तरह से स्टार्टिंग से, हाँ, किस जैसे तरह से स्टार्टिंग की और किस तरह से एंडिंग की, एक केस। जैसे एक लड़की थी, हम्म। और मैं जाके, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, हम्म। पर ऐसे बैठी थी वो। हम्म। मैंने एक दो बार उससे बड़ी, मुझसे मतलब बहुत ही ख़राब रिएक्ट करती थी। हम्म। कभी मैं उसकी तरफ मुस्कुरा दी, मैं उसकी मालकिन से कहती, मैंने कहा बहुत ज़्यादा से बदतमीज़ी से देख के बात करती है ये, मतलब वो करती है रिएक्ट। तो छोड़ो दीदी, ऐसी है वो, तो चाहती है कि हमसे बदतमीज़ी से करें। उनको तसल्ली रहती है कि मेरी लड़की, इसका मतलब इनके फंसाने में आ नहीं रही। फिर भी मैं लगातार वो सब करती रही। मतलब आप वहाँ जाने के हाँ, लिए क्या बहाना अपनाती है सबसे कुछ भी पहले? नहीं, वैसे ही चले जाते हैं? मैं तो सीधे जाती हूँ। हम्म। क्या करेंगी?
एंटरटेन ही नहीं करेंगी ना मुझे, ये नहीं कहेंगी आओ बैठो, नहीं, मत आप कहो। भी एक महिला हैं, तो आपको भी मतलब लोगों हाँ, ने सबसे पहले जाते ही ये समझा होगा कि महिला है, इसका भी यूज़ नहीं किया जाए, तो ऐसा ऐसा तो नहीं नहीं समझा? कभी हुआ। हाँ, ऐसा तो इसलिए नहीं हुआ कि हो सकता है हमारे कुछ पर्सनैलिटी में भी थोड़ा फ़र्क आदमी को दिख जाता है, हाँ, वो तो ऐसा भी है। नहीं है। और मान लो मैं वहाँ बैठी हूँ, सामने वाले की या वो कह रही हैं कि ऐसे कि जाओ, मैं बैठी हैं, तो उससे भी कस्टमर समझ जाता है। उन्हें कोई खतरा ऐसे लगने लग जाए पहले कि या तो कोई पुलिस वाला होगा या कोई ना, ऐसे। ना, उन्हें ये खतरा नहीं होता, मुझसे ये खतरा होता है कि अभी इनके सामने कस्टमर आएँगे, हुँ, तो ये चिल्लाएँगी कि लड़की अभी तो आई है, अभी फिर तुमने अंदर भेज दिया, कुछ-कुछ कहेगी। तब तक कुछ ना कुछ हमें भाषण देती रहेंगी। हुँ, मुझसे तो वो इससे बस झल्लाती हैं और कुछ नहीं अच्छा। है। मैंने नुकसान कभी नहीं पहुँचाया, उनको पता है कि मैं उन्होंने मुझ पे 10 मुकदमे किए होंगे, मैंने नहीं किए। हुँ, मैं जब लड़की निकालती हूँ, वो प्रशासन करना चाहे करे, मैं नहीं करती, हुँ, कतई भी। मैंने कहा ये तो खुद ही मजबूरी की मारी है। हाँ, जो इनके साथ हुआ, ये दूसरों के साथ कर रही हैं। हाँ, वो तो है। तो मैं नहीं करती, मैं उन्हें पीड़िता समझती हूँ, मैं उन्हें कतई भी हाँ, वो भी मतलब उसी चीज़ हाँ, का शिकार ही उसी का है। शिकार रही हो। हुँ, तो वही तो देंगे आपको। हुँ, अक्सर होता है घरों में, पहले कहा जाता था, आज तो रहे नहीं ये चलन, लेकिन कि भई हमारी सास तो ऐसे करती थी और तुम आजकल की सुनती नहीं हो। मतलब वो हुँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पकड़ा दिया जाता था। आज तो नहीं है वो सिरा पकड़ाने के लिए, लेकिन ऐसा उनका तो यही है ना कि हमने भी तो ये झेला, तुम ही कोई हुँ, अकेली थोड़ी हो और यहाँ रहना तो करना होगा ये सब। हाँ। हाँ, तो वो केस जो आप बता रहे थे वो हाँ, किस। तो फिर हम तो लगातार उस पे फ़ोकस कर लिया हमने कि हुँ, अभी इस लड़की को देखते हैं। हुँ, मुझे मेरी 1-2 साथी ने कहा भी कि दीदी ये नहीं, बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहती, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा ना देखे, कोई बात नहीं। एक मेरे चूँकि मायके वहीं है मेरा, पास में ही, तो फंक्शन था कुछ मेरे यहाँ और मैंने ऐसे ही कह के मैंने कहा मैं अभी आई हुँ, और मैं चली गई हूँ। मैं थोड़ी एक डार्क सी साड़ी पहन रखी थी। अ, गर्मी बहुत थी, जो ये दिनों की गर्मी, और मैं सीधी उसकी पता नहीं कौन-सी ताकत ऐसे बुला रही थी, तो हुँ, मैं चली गई और जाके मैं स्टूल एक लंबा पड़ा रहता है, उस पे हुँ, बैठी जैसे ही, तो बैठी थी सामने, उसने मुझे एकदम से कहा हाँ, जो कभी बोलती भी नहीं थी मुझसे, हुँ, इतनी गर्मी में? हुँ, तो मैंने कहा तुझसे मिलने आई थी। हुँ, उसकी मालकिन उस दिन नहीं थी, संयोग की ऐसी बात रही वो। हुँ, और उम, तो लाओ मैं पैरों में तेल लगा दूँ, बहुत हुँ, गर्मी हो रही है। मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पैरों को हाथ नहीं लगाती, हुँ, बेटियाँ। तो मेरे ऐसे बैठ गई, हुँ, मतलब सिर रख के, मैंने छेड़ा नहीं, उसका सिर सहलाती रही, पीठ सहलाती रही, रो रही थी। हुँ, और फिर किसी की आहट हुई तो वो उठ के बैठ गई। मैंने मन बना लिया था कि अब मैं इसको निकालूँगी कैसे भी। हुँ। मतलब वो अपनी जो मालकिन थी उसी से डर रही थी तो अरे उससे तो डरना ही होता है, वही तो सब जब कुछ है। आप अकेले मिले तो उन्होंने हाँ, तब यही दर्शाया किया, आपको कि मैं निकलना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ। हुँ, लेकिन बात ही नहीं ख़त्म होती। एक दिन मैं फिर गई, हुँ, कुछ थोड़ा वो दे के गैप, लगातार जाओ तो उन्हें शक होने लगता है किसी लड़की को टारगेट किया होगा। हुँ, तो उसके यहाँ निशान थे बहुत, खुले गले पहनती हैं तो ऐसे थोड़ा। हुँ, तो मालकिन भी चूँकि बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा ऐसे, तो उसने कहा ऐसे, हुँ, फिर मैं थोड़ा-सा रिएक्ट किया, तो उसने कहा ये पैसे चाहिए। तो हुँ, मैंने कहा क्यों, ये क्या है? उसने कहा किसी कस्टमर ने किया। हुँ, तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती, तो उसने कहा भूख और पैसे देने थे। हुँ, मतलब मुझे मेरे दहल गया अंदर से, इतनी छोटी बच्ची थी वो, 19-20 साल की रही होगी हुँ, मुश्किल से, 21-22 की नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन बहुत सुंदर लड़की थी। मैंने फ़ोकस किया कि मैं जो निकालने ज़्यादा टाइम रखूँगी नहीं। हुँ, एक दिन उसने मुझे बताया कि मेरा एक बेटा भी है। हुँ, अच्छा। तो बेटा है तुम्हारे? हाँ। बच्चा तो छीन लेती है ना, अलग रखती हैं ताकि वो ना भागे। वो बहुत माँ सारी औरतों के होते हैं बेटे वो। सबको होता है, हाँ, पहली बार सबको होने देती हैं, बेटा और बेटी। अच्छा वो ताकि होने बच्चा देते हैं। ताकि भागे ना, बच्चे हाँ, को उनसे अलग कर दिया जाए तो भागे ना। और एक दिन उसने मुझे खुद ही फ़ोन किया कि आप आ जाओ मुझे मिलना है। माँ, मुझे ज़्यादातर लड़कियाँ माँ बुलाती हैं, आप आ जाओ, हुँ, मुझे बात करनी है। मैंने कहा अभी बता दे, बोले ना, ना अभी नहीं बताऊँगी, जब आप मिलोगी तब हुँ, बताऊँगी। मैंने कहा थोड़ा-सा हिंट दे दे चल बता। बोली मेरे से कोई प्यार करता है, बहुत दिन से मैंने आपसे छिपा रखा था और मुझसे शादी करने को कह रहा है। हुँ, मेरे तो बिल्कुल कान खड़े हो गए। मैंने कहा बेटा मेरे बिना कुछ भी मत करना, कोई कदम मत उठा लेना, कुछ भी मत करना। हुँ, बोली नहीं। मैंने कहा मैं परसों आऊँगी, परसों हुँ, मुझे आना भी है उधर, हुँ, हुँ, मुझे एक शादी में जाना है, तो मैं वहाँ मिलूँगी तुमसे, नीचे आ जाना, ऊपर नहीं आऊँगी मैं। कह रही ठीक है। मैंने उसे कह दिया कि तुम आ जाना, इस समय पहुँच रही हूँ मैं, पीसीओ पे थी वो। वो आ गई चौराहे पे और पता नहीं मेरा कैसी अकल ख़राब हुई उस दिन। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने जो मुझे बताया जैसे ही,
कस के मेरे हाथ पकड़ के, और बहुत खुश थी बहुत। और वो कह रहा है शादी करेगा मुझसे, यहाँ से निकाल देगा, फिर हम चले जाएंगे, इस शहर में रहेंगे ही नहीं, कहीं भी चले जाएंगे। जो उसने नाम बताया मेरे लिए, जैसे पैरों के नीचे खिसक गई। अभी देखो तुम्हारा ऐसे चल रहा है, लेकिन मुझे पसीने आ गए वो बात सोच के भी कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा सा आगे ले गई, दिखाया सामने उसी की गुड़चड़ी हो रही थी जिससे वो कह रही थी कि मेरे से शादी करेगा। उसने गौर से देखा उसे और फिर मुझसे हाथ छुड़ाया और चली गई। पलट के ना उसने देखा ना मैंने देखा उसकी तरफ, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे रोक लूँ या बात करूँ उससे। फिर मैं भी चली आई वहाँ से। और अगले 2-3 महीने तक मैंने ना मैं वहाँ गई ना मैंने उधर कोई बात की। मैं दूसरी जगह चली जाती, उसके यहाँ नहीं जा रही थी। जिनके जो भी कुछ बात होगी, मुझे बहुत मतलब बहुत शर्मिंदगी थी कि मैं ऐसी झूठे इसमें जीने देती उसे, तो वही ठीक था। एक दिन उसकी मालकिन का ही मुझे फ़ोन आया, उसने कहा दीदी आप आ जाओ। वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्यों, तो बात नहीं करती मुझसे तो कभी, आज कैसे मेरी याद आ गई। बोली ना आपको वो बुला रही है, उसका नाम लेके कहा, और वो बहुत बीमार है। तो मैंने कहा कहाँ पे है, तो उसने शहर से दूर बताती है, दूर ले जाती हैं थोड़ा सा, ना उनके अपने रहते हैं झोला छाप डॉक्टर या इस तरह के कुछ बचाने के लिए। मुझे सबने मना भी कराया अपने साथ के लोगों ने कि मत जाओ, ये ट्रैप भी हो सकता है कोई भी। मैंने कहा ट्रैप से क्या डरना है, ज़िंदगी कट गई। मैं वहाँ गई, और भी मेरी एक साथी थी, तो वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा थी, इस तरह बड़ी काली एकदम, इतनी सुंदर लड़की लगी नहीं रही थी। अगर मुझे वो ना बताया कि ये वो लड़की है तो मुझे यकीन भी नहीं कि ये वो लड़की है। तो मैंने उसे कहा ये ऐसी हालत में क्यों है, तो उसने कहा दीदी पता नहीं जिस दिन आपके साथ गई थी नीचे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने आके अपने आप को ऐसे खर्च करना शुरू कर दिया कि हर कोई इसे मांगता है, सुंदर लड़की है, तो इसने अपने आप पे कोई रोक नहीं लगाई। और बाद में पता लगा कि ये तो बिना प्रोटेक्शन के हर कस्टमर के साथ थी, और कौन इसको ये रोक दे गया ये नहीं पता। वो HIV पॉजिटिव थी उस समय। और तो मैंने कहा फिर तुमने इसको डॉक्टर को, बोले नहीं लास्ट स्टेज है, पता भी हमें तो तब लगा जैसे लगातार बुखार खांसी सब रहने लगा, तो हमने ART सेंटर में लेके गए तो वहाँ पता लगा कि ये तो लास्ट स्टेज है इसकी। अब इसने पता नहीं कितने लोगों को दिया होगा, नहीं मुझे खुद नहीं पता इसने क्या कर दिया होगा। तो लेकिन नाम लेके उसने कहा कि उसको भी दिया है, और अभी कह रही है कि वो भी कहीं दूर एडमिट है दिल्ली में कहीं, उसको उस लड़के को कि जब तक वो नहीं मरेगा तब तक नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और डॉक्टर कह रही है कि इसके पास मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं है। अच्छा। लेकिन वो मैंने कहा फिर कैसे पता लगेगा, बोली नहीं अपना कोई आदमी मैंने छोड़ रखा है वहाँ, मुझे बताएगा। तो जैसे ही फ़ोन आया तो उसने बताया कि ये नहीं रहा वो। देखो ऐसे अजीब सी हंसी थी, वो हंसी में आज तक भी नहीं भूल पाई। और मैंने उसके हाथ कस के पकड़ रखे थे, हथेली में दबा के ऐसे। चलिए, तो मतलब लड़के झांसे भी देते हैं उनको बाहर निकालने के जहाँ से नहीं होंगे तो वहाँ क्यों आएंगी। कौन अपने घर से निकल के उस जगह तक आना चाहता है। ये भी है, कोई नहीं आना चाहता उस नर्क में, तो रहने की तो छोड़ो, कोई जाने की भी कल्पना नहीं करता है। मुझे तो लोग कहते हैं कि आप घर आके खाना कैसे खा लेती हैं। हाँ, पर वो अब सब चीज़ें आदत में शुमार हो गई। इतनी गंदगी है, इतनी बदहाली है कि बैठने को जगह नहीं है। यही कमरा यहीं कस्टमर के लिए है, पर्दा डाल के यहीं बाहर बैठी हैं लड़कियां, यहीं झांक रही हैं, यहीं इंतज़ार में जो कस्टमर है। ये सब पूरी दुनिया है उनकी, इतना सा कमरा, नीचे की दुकान के ऊपर एक कमरा, वही उनकी दुनिया है सारी। और जो छोटी लड़कियां वहाँ होती हैं, जो उनके साथ भी होता है ये, या नहीं छोटी लड़कियों को तो ट्रेंड करती हैं, वो ट्रेन करते हैं पहले। छोटी को कस्टमर डरता है ना, इसलिए नहीं है छोटी को। कस्टमर को भी डर लगता है कि कोई बात ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊँ, तो इसलिए नहीं। इतना डर तो थोड़ा हमारा है भी कि भाई वो पता नहीं कब आ जाए, किधर आ जाए। मार मूर भी देती हूँ, ऐसा थोड़ी बदतमीजी तो हो जाती है मुझसे भी, इस बात से तो डरती हैं। तो अब तो आपकी संस्था बड़ी हो गई होगी काफ़ी, और पता नहीं बड़ी छोटी तो मुझे नहीं पता। इतने सारे केस लगभग मैंने देखी 550 से 600 के करीब ज़्यादा हो गया आपने हैंडल किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है वैसे।
अच्छी नहीं है ये बहुत बुरी बात है बात तो कि बुरी है। गए क्यों, हम्म, क्यों निकालनी पड़े, हम्म, क्यों जाएंगे। अच्छे घरों की लड़कियां हैं, बहुत मतलब ऐसे भी घरों की कि जिनका नाम लेने में भी ये संकोच हो कि वो कैसे जिए होंगे बच्ची के गायब होने के बाद में। या मैं जैसे इसी बच्ची को देख रही हूँ, राजस्थान से गायब हुई है, कैसे जी रहे होंगे वो, जिस भाई को इतने साल उम्मीद रही और आज एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी है। हम्म, और बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट ना होते तो बहुत सी चीज़ें ना होती, जैसे जिसको मैं इतने साल ढूंढी, जिसकी वजह से वहाँ गई, हम्म। और वो भी आप लोगों को मुझे पता लगा अच्छा, कि वो किसी मिली ने मुझे, आपको? नहीं मिली नहीं, हाँ, किसी ने मुझे फ़ोन किया हाँ, कि जिनकी आप बात कर रही हैं उनकी आगरा में डेथ हुई है। हम्म, मैंने कहा मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपको हम्म, कैसे पता? तो उसने कहा वो भी आपकी बहुत बात करती थी, अच्छा, जो बात आप कह रही हैं हम्म, वो हर बात को कहती थी, है वो भी बहुत समय से कि काश मैं एक बार मिल लेती, वो भी हम्म, मजबूर थी, जो तो बच्चा थी उस समय। मुझे सुकून है कि वो इस गली दुनिया से चली गई, बहुत कुछ झेला उन्होंने। लेकिन मिली नहीं आपको वो। नहीं, पता ही नहीं लगा। तो वो तो मन में आपके रहेगा हमेशा कि हाँ उसको वो निकालना हमेशा, था वहाँ से। वो शायद उन्हें मिलना ही नहीं था, हम्म, ऊपर वाले को मिलाना नहीं था कि शायद मिल के मैं उस रास्ते से लौट आऊँ हम्म, कि मेरी जर्नी ख़त्म हुई, मुझे मिल गई। तो जर्नी ख़त्म ही नहीं करनी थी प्रभु को, तो इसलिए हम्म। और अदर कंट्रीज़ में भी चलता है ये तो सब कुछ। तो देखिए वहाँ जबरन कुछ नहीं है। हम्म, हाँ तो मर्जी से है, जिसकी जो मर्जी करे, 4 शादियाँ कर लो, हम्म। कहीं भी चले जाओ। यहाँ तो ज़बरदस्ती है ना। अच्छा, विदेशों, यहाँ से लड़कियाँ विदेशों में जाती हैं, विदेशों की लड़कियाँ यहाँ आती हैं, आपने वो भी केसेस हैंडल किए हैं या इंडिया नहीं में? नहीं, वो तो एक आध लड़की जो इंडिया में पढ़ने आई थी वो लड़की थी, लेकिन ऐसे नहीं कि विदेशों में नहीं कोई जाती। हम्म, अपनी मर्जी से जाने वाली जब लड़कियां, जबरन कौन ले जाके एक रिस्क लेगा कि हम्म, वो आवर्जन पे जाके वहाँ फंस जाए आदमी। ये सब हाँ, कैसे वो वहाँ चिल्ला के कह दे कि साहब मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हम्म, तो ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन और बहुत हैं जो मॉडलिंग के नाम पे और दूसरी तरह की विधाओं के नाम पे बाहर जाती हैं, पैसा कमाने के लिए जाती हैं। हाँ, तो वही बहुत है कि कहाँ ज़रूरत है इनकी। हम्म। तो अभी आपकी रेस्क्यू टीम किस तरह से काम करती है और कितनी बड़ी है अभी वो? अभी तो लगभग 3000 लोग हमारे साथ हैं। 3000 लोग जुड़ गए हैं हाँ, आपके साथ? अ, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बीच बीच में भी हाँ, वॉलंटियरली जुड़ते रहते हैं, जिनका हमारे पास नाम नहीं होता, अच्छा, पर जुड़ जाते हैं। और स्पेशली महिलाएं हैं हमारे साथ। अच्छा, महिलाएं हैं। हाँ, मैं पुरुषों को कम वो रखती हूँ, क्योंकि इल्ज़ाम लगना बहुत आसान है और मैं किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं करती। जिनको निकालते हैं उनमें से कोई नहीं जुड़ता आपके साथ? नहीं, उनको मैं रखती नहीं हूँ ना। अच्छा, हाँ, उनकी शादी करती हूँ बाकायदा। ऐसे तो जो देखिए जिनका कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उनको तो हमने हैंड ओवर करते हैं, फिर नारी निकेतन जाती हैं, एसटीयू में जाती हैं, मुकदमा लिखा जाता है, वो सारा प्रोसेस फिर सरकार का होता है। हमारा तो इतना तक है। लेकिन जो लड़कियाँ जिनका एक मेरे मैं उससे प्यार करती हूँ फलाने से लिखा, थोड़ा छानबीन करके मैं शादी कर देती हूँ। और छोटू, मुझे मेरी किसी भी बेटी ने मुझे आज तक ये बुराई नहीं दिलवाई कि आपने शादी कर दी थी और ऐसी लड़की है। आइडेंटिटी छिपा के करते हैं, ये तो नहीं बताते कि वहाँ से निकाली हुई है। पर चूँकि हमारा स्टेशन पे भी काम चलता है, लड़कियाँ भटक के आ जाती हैं, भाग के आ जाती हैं, तो वो जाते पता रहता है कि ये ऐसे लड़की कोई भागी हुई है। और कभी कोई बुराई मुझे नहीं आई, तो है। बहुत अच्छे से समझ रखा है, क्योंकि उस नर्क से अच्छा वो गरीबी में रहना पसंद करती हैं। बहुत गरीब घरों में की है, ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं अमीर घरों में कर दी, बहुत ही हैंड टू माउथ घरों में है शादी करी हैं और सब खुश हैं। अच्छा, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया था कि सेक्स वर्कर लड़के भी होते हैं। हाँ, क्यों नहीं होते? अभी तो स्वेच्छा से हैं जिगोलो करके। तो उनकी तो कोई मजबूरी तो होती नहीं कोई है, मजबूरी नहीं स्वेच्छा से पैसा होता कमाना उनको, है। सिर्फ पैसा कमाना। बड़ी उम्र की औरतें हैं और ये छोटी उम्र के लड़के हैं। तो ऐसा कैसे, मतलब इस तरह का कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है? जिसको पैसा लेना है तो वो कुछ भी करेगा। जिसने अपनी आत्मा ज़मीर सब बेच के जाएगा, और जिन औरतों ने जो माँ की जैसी औरतें हैं और वो उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, तो अब क्या कर सकते हैं? समाज हमारा जिस तरफ जा रहा है उसमें कुछ भी असंभव नहीं है, अच्छा, कुछ भी। अगर घर की औरत, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की औरत अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने घर में एक अच्छा फ्रिज, अच्छे वॉशिंग मशीन, बड़ा एलसीडी, ये सब लाने के लिए, लाने के लिए और कुछ करती है, तो क्या यही काम करेगी? झाड़ू पोछा कर लो, वही नहीं तो। पढ़े लिखे हो, किसी के घर में बर्तन मांज लो। फैक्ट्रीज दुनिया भर की खुली पड़ी हैं, उनमें काम कर लो। लेकिन चौराहों पे, सड़क पे खड़ी हैं, सबसे पहले वही दिखता है। सबसे पहले वो दिखता है उन्हें काम। आसान है, और लोगों ने तो चलाना शुरू कर दिया हैशटैग माई बॉडी माई चॉइस, मैं जो चाहे करूँ।
वही तो। और एक बच्ची है जो कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी, अच्छा। उसे फॉलो करती हैं लड़कियां दूसरी। तो हम्म। फिर कहाँ है समाज जैसी चीज़, तो कुछ रही नहीं है। हम्म। पर मैं तो चैलेंज करती हूँ, आज तक मुझसे संपर्क नहीं किया। मैं तो कहती हूँ कि तुम आओ देखो ना, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। तुम्हें 2 दिन में पता लग जाए कौन है वो माँ बाप तुम्हारे जो तुम्हें ये सब करने के लिए, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, हम्म। सिर्फ कुछ अर्निंग के लिए कि आप कुछ कमाएंगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता भैया ये हैशटैग करके भी कमाया जाता है कि नहीं। टेक्निकल नहीं हूँ मैं, पर कुछ तो होगा रीज़न हम्म। जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन ऐप चल रहे बहुत हैं, हैं, कुछ इसके पे बारे में बैन मैंने लगाए। छानबीन की आपके पॉडकास्ट से पहले, तो देखा कि हाँ, ऑनलाइन ऐप भी चल रहे हैं, ऐप भी उससे चल रहे हैं। बुक की जाती हैं लड़कियां, तो ऐसा कुछ भी है? नहीं, इतना मतलब आप ज़्यादा खाए है ये? बुक की नहीं जाती हैं, हम्म। इतना कुछ होता है। आप उन ऐप पे खुद देख लो, खुद बैठ जाओ, लड़के भी तो बैठते हैं। एक दिन खुद बैठ के देख लो, खुद पता लग जाएगा। मैंने अपनी ऐसी नहीं मैं कहती, मैंने तो खुद अपनी लड़कियों को कहा जरा ट्राई करो, हम्म। कितना मतलब कॉइन्स मिलते हैं उसके बदले में। आप जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे हाँ। उतना कॉइन्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अश्लील बातें करोगे हाँ। उतनी आप मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। मैं क्या कहूँ, उस कॉइन्स के बदले आपको पैसा मिलेगा, विड्रॉ कर लो सुबह को। हम्म। तो एक रात में आप 2-2.5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बहुत है आपके लिए। और अब जो लड़कियां ये कर रही हैं स्वेच्छा से, फिर वो दूसरी जो लड़कियां मजबूर है, उनके मन में भी लालच पैदा करती हैं कि आप भी ऐसा करो तो आपको भी बिल्कुल, पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो उनके जो चलाने वाले मतलब कहीं से संचालित हो रही है जो ऐप है, हम्म। उसके बाद कोई और उसको लेता है, खरीदता है, खरीदे हम्म। जाते हैं। फिर वो अपने शहर में चलाएगा, हम्म। वो किसी और को बेच देगा, वहाँ वो अपने शहर में चलाएगा। तो इसका कुछ परसेंट इन लोगों को देते हैं, उनको इसमें से, कुछ हम्म। खुद रखते हैं। पूरी-पूरी रात लड़कियाँ ऐप्स पे बैठती हैं और हम्म। देख रही हैं, लड़के भी बैठे हैं। पता नहीं लड़के हैं कि आदमी है कि कौन है, कुछ नहीं पता लगता है। यही से आजकल कोई क्या कर रहा है, हम्म। तो चल रहा है ये सब। मतलब हम अब गिरावट के उस स्तर पे हैं जहाँ से वापसी होना बहुत मुश्किल काम हो गया। वो तो है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपनी देह का इस्तेमाल करो, चाहे लड़के हों या लड़की हो, हम्म। और कुछ नहीं आपके पास आप कर सकते हैं। तो अच्छा तो यही है कि अभी भी लौटने का समय है, लौट सकें तो लौट जाएं, और नहीं लौटना है तो कोई बात ही नहीं है भाई। अच्छा मैम, जो जिन लड़कियों को आप रेस्क्यू कर देते हो, उनके बाद में उनकी मानसिक स्थिति जो है वो कैसी किस तरह से बदलती है जब वो बाहर की भाई दुनिया सच देखती तो है? बात ये है ना कि मैंने तो कभी उन लड़कियों को ऐसी हो जाती है नीचे उतरती, बाद की तो काउंसलिंग की किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। नीचे उतरती ऐसे हो जाती हैं कि जैसे ये तो कभी वहाँ थी नहीं उस नर्क में। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। मतलब नया जीवन ही एकदम हाँ, अपने मन खुली में वो सड़क पे सांस ठान लेना, लेती है। हाँ। और वहाँ जाके हँसना के इतनी बस कुछ चीज़ें तो कहती हैं, एक दुपट्टा दे दो कोई, कोई हाँ। देखेगा तो क्या कहेगा, जो वहाँ बिल्कुल अधनंगे खड़े हैं, नीचे आते ही दुपट्टा मांगना। एक लड़की को जैसे मैंने निकाला, उसका भाई आया हुआ था, तो बोली भाई मेरे बाल कटे हुए देखेगा तो मुझे क्या करें, मुझे कोई दुपट्टा दे दो मैं सिर ढक लूँगी। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब होता है कि देखिए कहीं भी उनका औरतपन नहीं मरता। मतलब ये होना चाहिए कि वो जब वहाँ से हाँ, निकलती है तो वो ये सोचे कि मैंने एक नया जीवन जो है प्राप्त किया है, हाँ, तो वो भूल जाए तो अच्छी बात होती हाँ, है। भूलती हैं बिल्कुल। मैं तभी तो कह रही हूँ कि जिनकी शादियाँ की उनकी कभी मुझे ये आज तक शिकायत ही नहीं आई कि भई ये झगड़ा करती है या बोलती है या क्या करती है। हम्म। तो ऐसा कभी नहीं आया मुझे। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। एक गूंगी बहरी लड़की की शादी कराई हमने, बहुत खूबसूरत है, ऐसे जैसे बिल्कुल साक्षात देवी का रूप, लाल साड़ी पहन के अजीब सी हो गई लड़की वो। देख के जो भी देखे उसको, कितनी सुंदर लड़की है। और वो उसका पति कह रहा है 2 बच्चे हो गए, एक मेरे मेरे पोते का दस्तान था उसमें आया हुआ। ये बोलता है कि मैंने कहा सब ठीक है, बोला आंटी सही है लेकिन लड़ती बहुत है। मैंने कहा ये कैसे लड़ती है भाई? ये तो बोल भी नहीं पाती, सुन नहीं पाती तेरी बात। बोले ना ना पूछो मत, बर्तन फेंकेगी जब इसकी बात मैं नहीं समझ पाऊंगा, फिर बताएगी कोशिशों से, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब बच्चे समझने लगे अब इसकी भाषा, चूंकि वो बराबर देख रहे हैं, हाँ। बच्चे समझते मैं नहीं समझता, तो अब लड़ाई थोड़ी कम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब और अच्छे से रह रही है। वो उसने ही कहा कि मैं एक किसी और की शादी करा दो, मेरा एक और भाई है। तो जो लोग देख रहे हैं मैम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो यही कहूँगी कि देखो पहले तो अपने बच्चों को रोको इस राह से भटकने से, क्योंकि पेरेंटिंग में हमारी कहीं कमी हो रही है। हम माता पिता नहीं बन पा रहे असलियत में। पता नहीं क्यों सीने से बच्चे को लगाना नहीं जानते, सुलाना नहीं जानते। बहुत छोटे से बच्चे को अलग कमरे में कर दिया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है
आपको अंदाज़ा नहीं है। आपने माँ ने अपने आप को अपनी किटीज़ और दूसरी चीज़ों के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिया, ये लो इससे तुम खेलो, और हाँ फिर वो एडिक्ट हो रहा है। एडिक्ट हो रहा है। एडिक्शन के बाद के परिणाम बहुत ख़राब आ रहे हैं, बहुत ख़राब। हम्म, इसमें हमें काउंसलिंग करने में बहुत दिक्कतें हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन बहुत ख़राब। तो इंडिया में इतने शहर और हाँ लगभग शहरों के अंदर एक गली ऐसी होती है जो नहीं, रेड नहीं, लाइट में आती है। नहीं, नहीं, देखिए मिथक ये है, हालाँकि लोगों को बुरा लग रहा है मेरा कहना। हम्म, सच्चाई है कि जहाँ कैंट एरिया है वहाँ रेड लाइट एरिया बसाए गए। अच्छा। हाँ तो फिर अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा? भाई आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी जुड़ सकता है। हम्म, उनको मेरी ज़रूरत हो तो वो कभी भी बताएं, मैं उनके शहर में अगर कुछ है तो मैं आके भी उनकी मदद कर सकती हूँ। और वो नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली सामने आके, तो हमको एक फ़ोन कॉल के ज़रिए बता सकते हैं। इससे लोग बहुत कर रहे हैं हाँ। हमें, एडिक्शन का भी बहुत कर रहे हैं। जिनके बच्चे गायब हुए हैं, वो मेरा पूरा ये भरा पड़ा है फ़ोन, जिनके बच्चे गायब हुए और हैं। आपकी टीम ये सब देखती है? हाँ, सब देखती है, सब करते हैं। हम्म, मेरा कोई ये सब बंदा नहीं। ज़्यादातर उम्र-दराज़ औरतें हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे साथ शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, तो अब इस काम में एक्सपर्ट हैं। हम्म। कैसे काउंसलिंग की जाए, कैसे बच्चे की ढूँढने का तो करें। ये जो आप काम करते हो इसके अंदर फंडिंग वगैरह की भी आपको ज़रूरत पड़ती देखिए है? फंडिंग की तो ज़रूरत, ये तो कोई वो तो पूछने का मतलब ही नहीं है। पड़ती है। वो तो हमारे हाथ में कटोरा हमेशा रहता है, तो सब कैसे माँग लेते कहाँ हैं। से आती है वो? अरे हम तो अपने साथियों से माँग लेते हैं। अभी तो हमारा एक, भई हमारी फंडिंग्स के लिए क्या ज़रूरत है हम्म, कि उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो हम्म, उनकी फ़ीस, उनका हॉस्टल का खर्चा, उनका दूसरी चीज़ों, ये हम्म, हमारी निजी फंडिंग कुछ नहीं है, हमको चाहिए। हाँ हमने कोई मतलब पेड हमारा कोई नहीं है, किसको हाँ। हमें को तनख्वाह भाई तो देनी है। आपका कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई सरकारी काम है ना, जो आपको ऊपर से ना, फंडिंग आएगी, ना, तो ना, मुझे आपको फंडिंग खुद की ही ज़रूरत जनरेट करनी नहीं, पड़ेगी वो हमने तो। कभी अप्लाई भी नहीं किया। हम्म, लोग हमें कहते हैं कि उज्ज्वला स्कीम में करो, उसमें करो, मैंने कहा नहीं। सरकार के साथ बंध के मैं कर नहीं सकती। उनके नॉर्म्स पे मैं खरी नहीं उतर सकती। हम्म, क्योंकि आप कैसे कहेंगे, आपके लिए रेस्क्यू कोई मायने ही नहीं रखता। आप रेड को प्रेफ़र करते हैं, मैं हाँ, रेड से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। कैसे भेड़-बकरी की तरह किसी महिला को उठा के आप बंद कर सकते हैं। हम्म, तो हम इसलिए सरकारी पैसा तो लेते नहीं, लेकिन कृपा है ऊपर वाले की, इतने हमारे बच्चे भी समर्थ हैं, भगवान की दया से सब ठीक-ठाक है, खेती-बाड़ी कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी बहुत समर्थ हैं कि हमारी एक आवाज़ पे अगर है तो कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे जो हमारे पढ़ के आगे चले गए हैं, दुबई जैसी जगह में हैं, बैंक में भी हैं, वो एक-एक बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं। हम्म, तो जो नए बच्चे हैं उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। कुछ और बाहर से भी लोग हमारे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। हम्म, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी रकम होती नहीं है, बहुत छोटी सी रकम में हमको एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बच्चों का दाखिला करता है। हमसे कोई बहुत मांग नहीं उनकी होती हॉस्टल में रखने पे भी। बस ये होती है कि हम ना जाएं, मतलब मैं ना जाऊं स्पेशली, क्योंकि उससे आइडेंटिटी खुलती है हाँ, और उससे दूसरे बच्चे प्रभावित होंगे कि नहीं आएंगे। बाकी करते हैं। सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। और भी एक पॉडकास्ट ज़रूर किया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी बातें डीप में बिल्कुल, भी की जाएंगी बिल्कुल, इसके बारे ज़रूर। में, क्योंकि ये एक कुएं की तरह है जिसके बिल्कुल, अंदर ढलते जाओगे तो हाँ, ढलते जाओगे। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। और मैम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।